Now we'll come to section 207. Section 207 deals with the power of judicial magistrate first class. भाई मान लीजिए आपके लोकल जुरिस्डिक्शन में जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के लोकल जुरिस्डिक्शन में कोई एक व्यक्ति मिलता है जो कि पता लगता है कि उसने ऑफेंस कमिट किया है, बट द ऑफेंस इज कमिटेड आउटसाइड हिज लोकल जुरिस्डिक्शन। आपके लोकल जुरिस्डिक्शन में उसने ऑफेंस कमिट नहीं किया है, द ऑफेंस इज कमिटेड आउटसाइड द लोकल जुरिस्डिक्शन। तो ऐसे केसेस में सेक्शन 207 बोलता है कि उसकी इंक्वायरी जो है आप ऐसे कर सकते हैं जैसे कि वो आपके ही लोकल जुरिस्डिक्शन के अंदर ऑफेंस कमिट किया गया है। यू कैन इशू समन्स, यू कैन इशू वारंट्स इन सच केस एज इफ द ऑफेंस इज कमिटेड इन योर लोकल जुरिस्डिक्शन, एज इफ द ऑफेंस इज कमिटेड इन योर लोकल जुरिस्डिक्शन। आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? देखते हैं जरा 207 को। When a magistrate of first class sees reason to believe that any person within his local jurisdiction, व्यक्ति उसके लोकल जुरिस्डिक्शन में है, ऑफेंस नहीं किया है कमिट। अभी जो हमने पढ़ा एनी पर्सन विद इन हिज लोकल जुरिस्डिक्शन, मतलब वो व्यक्ति उसके लोकल जुरिस्डिक्शन में, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के लोकल जुरिस्डिक्शन, कमिटेड आउटसाइड सच जुरिस्डिक्शन एन ऑफेंस वेदर विद इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया, इंडिया के बाहर भी हो सकता है कमिट किया। भाई जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास को पता लगता है कि उसके लोकल जुरिस्डिक्शन में कोई एक ऐसा व्यक्ति है जिसने उसके लोकल जुरिस्डिक्शन के बाहर कोई ऑफेंस कमिट किया है, विच कैन नॉट अंडर द प्रोविजंस ऑफ 197 to 205 or any other law for the time being force be inquired into or tried with such jurisdiction। कि भाई जैसा जुरिस्डिक्शन उसको मिला हुआ है इस जुरिस्डिक्शन के अंदर तो वो उसको ट्राई नहीं कर सकता है, इंक्वायर नहीं कर सकता, बट इज अंडर एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स ट्रायबल इन इंडिया। वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन उसको ये पता है कि भाई इस लॉ के अंतर्गत तो मैं ट्राई नहीं कर सकता हूं, 197/205 मेरे को पावर नहीं दे रहा है, बट कोई लॉ है जिसके द्वारा उसको इंडिया में ट्राई तो किया जा सकता है। ही कैन बी ट्राइड नॉट बाय मी बट बाय एनी अदर कोर्ट, ही कैन बी ट्राइड। फॉर एग्जांपल भोपाल में एक व्यक्ति को पकड़ा जाता है, उसको पता है कि भाई भोपाल में ऑफेंस नहीं करा, ये मुंबई में ऑफेंस करके चला आ रहा है, दिस पर्सन हैज कमिटेड ऑफेंस इन मुंबई, तो इसका मुंबई में तो ट्रायल हो सकता है, लेकिन मैं इसका ट्रायल नहीं कर सकता हूं बिकॉज ऑफ द रीजन 197 to 205। इनके चलते आई डू नॉट हैव दिस पावर, but I know this thing that he can be tried by law in India, in Mumbai। Such magistrate, तो ऐसे मैजिस्ट्रेट को पावर दी गई है। क्या पावर दी गई है? Such magistrate may inquire into offense as if it had been committed within such local jurisdiction। तो उसको ऐसे इंक्वायर करेगा जैसे कि उसके ही लोकल जुरिस्डिक्शन में वो ऑफेंस जो है कमिट हुआ हो, एंड कंपेल सच पर्सन इन द मैनर हेयर एंड बिफोर प्रोवाइडेड, मतलब समन्स इशू कर सकता है, वारंट इशू कर सकता है, एंड सेंड सच पर्सन टू द मैजिस्ट्रेट। और फिर जब वो व्यक्ति उसके सामने आ जाएगा, समन्स हो जाएंगे, वारंट हो जाएगा, तो उस व्यक्ति के साथ मैजिस्ट्रेट साहब के सामने आएगा, मैजिस्ट्रेट साहब के सामने आएगा तो उसको सेंड कर सकते हैं उस मैजिस्ट्रेट के पास में जिसको जुरिस्डिक्शन है ऐसे केस को इंक्वायर करने के लिए, ट्रायल करने। देख ध्यान से सुनिएगा जरा, यहां पर मैंने ये नहीं बोला कि भाई आप ट्रायल करने लग जाएंगे, आप ट्रायल नहीं करेंगे, यू कैन इंक्वायर। ठीक है, आप पता लगाएंगे भाई ऑफेंस हुआ है या नहीं हुआ है, और आपको पता लगता है यस दिस इज द पर्सन हु हैज कमिटेड द ऑफेंस, देन यू कैन सेंड दिस पर्सन टू द मैजिस्ट्रेट हु हैज जुरिस्डिक्शन टू ट्राई और इंक्वायर सच केस। और इफ सच ऑफेंस इज नॉट पनिशेबल विद डेथ, इम्प्रिजनमेंट ऑफ लाइफ, और सच पर्सन इज रेडी एंड विलिंग टू गिव बेल। अब आपको लगता है कि भाई ये अपराध जो है वो बहुत सीरियस नहीं है, ये डेथ से पनिशेबल नहीं है, ये लाइफ इम्प्रिजनमेंट से भी पनिशेबल नहीं है, अच्छा इन दो से पनिशेबल हो तो फिर आप बेल नहीं दे सकते, बट अदरवाइज यू कैन गिव बेल
to the satisfaction of the magistrate acting under this section take a bond or bail bond for his appearance before the magistrate having jurisdiction. आप बोल देंगे कि भैया अभी मैं आपको बेल देता हूं और आप जो है अब उस मैजिस्ट्रेट के सामने, जिसको मैं अभी बता रहा हूं, उस मैजिस्ट्रेट के सामने क्या होंगे, अपीयर होंगे पर्टिकुलर डेट पे. ठीक है. सेकेंड, when there are more magistrates than one having such jurisdiction and the magistrate acting under this section cannot satisfy himself as to the magistrate to or before whom such person should be sent bound to appear, the case shall be reported to for the orders of high. अब आप भेजना तो चाहते हो उसको मुंबई की कोर्ट, लेकिन मुंबई में भी आपको पता लगता है भाई 3-4 मैजिस्ट्रेट है जिनको पावर है, अब मुझे पता नहीं लग पा रहा है कि भाई किस मैजिस्ट्रेट को भेजें, तो आप क्या करेंगे, आप अपने हाई कोर्ट को वो केस रिपोर्ट कर देंगे और फिर वो हाई कोर्ट जो है वो डिसाइड करेगा कि भाई किसके पास केस को भेजा जाना चाहिए. इज दिस क्लियर और नॉट? बताओ जरा. बहुत आसान सा प्रोविजन है. आपको ये समझना है व्यक्ति जो है वो आपके जुरिस्डिक्शन में, ऑफेंस उसने आपके यहाँ, भाई आपके यहीं पे ऑफेंस किया होता फिर तो आपके पास पावर होती उसको इंक्वायर करने की, ट्राई करने की, है ना. लिखिएगा जरा. A person have been found in jurisdiction of our JMFC, where a person has been found in jurisdiction of JMFC who has committed offense outside such jurisdiction, who has committed offense outside such jurisdiction, then in that case the case will be inquired as if the offense has been committed in his jurisdiction, as if the offense has been committed in his jurisdiction. Next line लिखिएगा. If the offense is not punishable, with death or imprisonment for life, and the person is willing to give bail, and such person is willing to give bail, then magistrate will grant him bail and then he will be required to appear before magistrate having jurisdiction. ठीक है. अब फिर वो वाली बात तो आप बहुत आसानी से लिख पाएंगे कि भाई उसको अगर डाउट होता है कि किस 2 या 2 से ज़्यादा मैजिस्ट्रेट के पास वो केस जा सकता है, उसको डाउट है कि किस मैजिस्ट्रेट साहब के पास जाना चाहिए, तो वो हाई कोर्ट अप्रोच करेगा और हाई कोर्ट जो है वो डिसाइड करेगा कि किस के पास में वो जुरिस्डिक्शन होगा, किसको ये केस को भेजना है, कि वो तो ऑलरेडी पहले कर ही रहे थे. ठीक है. इस वजह से आपको बात समझ. नाउ कम टू सेक्शन 188 नहीं, अब ये 208 हो गया, 208 ऑफ BNSS.
208 पे आई, ऑफेंसेस कमिटेड आउटसाइड इंडिया। अब मान लीजिए कोई ऑफेंस जो है इंडिया के बाहर कमिट होता है और वो लॉ के द्वारा इंडिया में ट्राई किया जा सकता है। ध्यान से सुनिएगा जरा, ट्रायल उसका इंडिया में हो सकता है, तो फिर किस जगह ट्राई किया जाए भाई? क्योंकि अभी तक तो हम यही जान रहे हैं जहां ऑफेंस कमिट हुआ वहां पे हम ट्राई कर रहे हैं उसको, या हमने और दो चार उसके रूल बता दिए, लेकिन यहां पर ऑफेंस ही इंडिया के बाहर कमिट हो रहा है। लेकिन लॉ के कारण, जैसे कि आप सेक्शन 1 सबसेक्शन 4 को पढ़ेंगे बीएनएस में, या सेक्शन 1 सबसेक्शन 5 को पढ़ेंगे बीएनएस के अंदर, तो आपको पता लगेगा कि भाई आइलैंड थ्योरी है वहाँ पर, या फिर ये है कि भाई रजिस्टर्ड एयरक्राफ्ट पर कोई घटना हो जाती है जो कि एयरक्राफ्ट है दूसरे देश में, लेकिन क्योंकि वो रजिस्टर्ड इंडिया में है तो फिर उसका उस व्यक्ति का ट्रायल कहाँ होगा? इंडिया में होगा, और उसके ऊपर इंडिया का लॉ जो है वो लागू होता है। इस तरीके से हम चीज़ें पढ़ते हैं। तो भाई ये तो बात समझ में आ गई कि ट्रायल होगा इंडिया में, लेकिन द क्वेश्चन इज वेयर दिस पर्सन विल बी ट्राइड। दिल्ली, मुंबई, आगरा, इंदौर, कहां करें इस व्यक्ति का ट्रायल? उसी के लिए आपका सेक्शन 208 है। ठीक है, तो इन वेरी प्लेन टर्म्स दिस सेक्शन से वेयर एवर दिस पर्सन इज फाउंड, क्या बोलता है ये सेक्शन? जहां भी ऐसा व्यक्ति मिलता है, फाउंड होता है। तो भाई ये कैसे मिलेगा, ये कैसे फाउंड होगा? तो इसका मतलब होता है, फाउंड का मतलब होता है जहां पर उस व्यक्ति को लाया जाता है। भाई इसको गिरफ्तार किया गया लंदन में, लेकिन उसको लेकर के आया गया दिल्ली में भी ट्रायल हो सकता है। उसको लेकर के आया गया इंदौर में भी। फाउंड का मतलब है वेयर दैट पर्सन इज ब्रॉट। अभी देखो, इसके पहले भी हमारे पास फाउंड वर्ड आया था जब आप सेक्शन 201 पढ़ रहे थे, और वहां पर आपने सबसेक्शन 1 पढ़ा, रॉबरी, आपके डकैती से रिलेटेड प्रोविजन पढ़े, डकैती विथ मर्डर पढ़ा नहीं पढ़ा? वहां पे भी लिखा हुआ था यू आर बिलोंगिंग टू गैंग्स ऑफ डकैत वेयर एवर सच पर्सन इज फाउंड, ऐसा लिखा हुआ था। उस फाउंड में और इस फाउंड में देयर इज डिफरेंस। वो फाउंड का मतलब वही है कि जहां पे वो व्यक्ति मिले। वो इंदौर में घूमता हुआ मिला, ऑफेंस कमिट हुआ था दिल्ली में, इंदौर में घूमता हुआ मिला, इंदौर में ट्रायल हो सकता। लेकिन यहां पर फाउंड का मतलब है 208 में, फाउंड का मतलब क्या है? जहां पर उस व्यक्ति को लेकर आया जाता है। दोनों फाउंड में आपको मतलब समझ में आया या नहीं आया? बताओ जरा, क्या दोनों फाउंड में आपको डिफरेंस समझ में आता है? जो 208 में फाउंड लिखा है और जो 201 में फाउंड लिखा है सबसेक्शन 1, क्या दोनों फाउंड का मतलब समझ में आया आप? मंतसा, मानसी, अनीश, वहां पे फाउंड का मतलब वास्तविकता में फाउंड, जहां मिलता है वो व्यक्ति वहीं पर ट्रायल करो उसका। यहां पर फाउंड का मतलब जहां उस व्यक्ति को लेकर के भी जाया जाए। ठीक है, देखते हैं जरा क्या लिखा हुआ है सेक्शन 208। व्हेन ऑफेंस इज कमिटेड आउटसाइड इंडिया, ऑफेंस कहां कमिट हो रहा है? इंडिया के बाहर। बाय एनी सिटीजन ऑफ इंडिया, ऑब्वियसली बात है, जब आप सेक्शन 1415 पढ़ते हैं बीएनएस का, तो वहां पर यही सारी बातें हैं, एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन से रिलेटेड बातें लिखी हुई हैं वहां। तो वही बोलता है कि जहां पर एक व्यक्ति जो है इंडिया का सिटीजन है और इंडिया से बाहर ऑफेंस कमिट करता है, वेदर ऑन हाई सीज और एल्सवेयर, बाय अ पर्सन नॉट बीइंग अ सिटीजन ऑफ इंडिया ऑन एनी शिप और एयरक्राफ्ट रजिस्टर्ड इन इंडिया में कोई एयरक्राफ्ट रजिस्टर्ड है या शिप रजिस्टर्ड है और वो इंडिया का सिटीजन नहीं है, लेकिन वो इंडिया के रजिस्टर्ड शिप पे या एयरक्राफ्ट पे क्या करता है? ऑफेंस कमिट करता है, किसी को मार देता है शिप के अंदर, और वो रजिस्टर्ड है इंडिया के अंदर शिप, तो उस ऑफेंस का ट्रायल जो है इंडिया में हो सकता है। चाहे वो शिप जो है इंडिया में उस समय हो नहीं हो, उससे मतलब अ सिटीजन ऑफ इंडिया, कोई भी एक व्यक्ति जो है इंडिया का सिटीजन है, वो कहीं पे भी ऑफेंस करेगा, उसको इंडिया के लॉ के हिसाब से तो पनिशमेंट वहाँ के हो जाए तो बहुत बढ़िया, अगर वहाँ नहीं हो पा रहा तो यहाँ तो he may be dealt with in respect of such offense as if it had been committed at any place within India। तो उसको ऐसे ट्राई किया जाएगा जैसे उसने ये ऑफेंस जो है इंडिया के ही किसी प्लेस में किया हो।
एट विच ही मे बी फाउंड, जहां भी उसको पाया जाता, और वेयर द ऑफेंस इज रजिस्टर्ड इन इंडिया, या तो जहां पे उसको पाया जाता है या जहां पर ऑफेंस इंडिया में रजिस्टर किया जाता है। प्रोवाइडेड दैट नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग in any of the preceding sections of this chapter, no such offence shall be inquired into or tried in India except with the previous sanction of the central government. तो ऐसे offences को try करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट की प्रीवियस सैंक्शन जो है वो तो लगेगी ही लगेगी। तो 208 इज प्रोवाइड्स फॉर एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन, ये बात तो लिखी लो, provides for extra territorial jurisdiction। वो फाउंड वाली, फाउंड का मतलब क्या है, जहां केस रजिस्टर हो रहा है बिल्कुल बिल्कुल सिंपल सी बात हो गई, उसमें तो कुछ समझना नहीं है। फाउंड का मतलब जो है वो समझना है हमें, तो उसको आप लिख लीजिए। इट कैन बी ट्राइड जब आप 1(4) को पढ़ने जाएंगे ना, 1 सबसेक्शन 4 या 1 सबसेक्शन 5, तो वहां पर भी आपको यही ग्राउंड्स मिलेंगे जो यहाँ पे ए और बी में लिखे हुए हैं, सेम ग्राउंड्स आपको वहां भी देखने को मिलेंगे, ठीक है। इट कैन बी ट्राइड wherever the accused is found or where the offense is registered in India. It can be tried wherever the accused is found, wherever the accused is found, or where the offense is registered in India. Meaning of the word found, आगे लिखिएगा, meaning of the word found in 208 and 201 subsection 1 is different. Meaning of word found in section 208 and 201 subsection 1 is different. The word found in section 208 will mean even if that person even if that person is brought to that place against his will against his will in this section for holding any inquiry or trial previous sanction of central government is required. Previous sanction of central government is required. Of central government is required. Sorry. Is required. ठीक है, कोई डाउट आपको 208 को लेकर के? कोई डाउट? Now come to section 209. 209 receipt of evidence relating to offences committed outside. भाई ऑफेंस जो है इंडिया के बाहर कमिट हुआ है, तो उसके एविडेंसेस भी जो है
मैक्सिमम हो सकेंगे चांसेस कि वहीं पर अवेलेबल हों। तो वहाँ के एविडेंसेस जो हैं वो कैसे लिए जाएंगे, कैसे उनको लिया जाएगा? तो भाई जो वहाँ की जुडिशियल अथॉरिटीज़ हैं वो जो है उनको लेंगे और आपके सेंट्रल गवर्नमेंट को भेजेंगे, आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू आपके पास वो जो डॉक्यूमेंट्स हैं, वो जो एविडेंसेस हैं वो आपके पास पहुँच जाएंगे। देखो ज़रा, when any offence alleged to have been committed in a territory outside India is being inquired into or tried under the provisions of section 208, 208 में ट्रायल हो रहा है, the central government में if it thinks fit direct that copies or disposition made or exhibit produced either in physical form or electronic form before a judicial officer in or for that territory or before diplomatic or consular representative of India. जो डॉक्यूमेंट्स हैं, जो डिस्पोजिशंस हैं, जो गवाहियां हैं, वो किसके सामने की जा रही हैं? वहां के जुडिशियल ऑफिसर, जहां ऑफेंस कमिट हुआ है वहां के जुडिशियल ऑफिसर के पास हो रही हैं, या फिर वहां के किसी डिप्लोमेटिक या काउंसलर रिप्रेजेंटेटिव जो इंडिया का है उसके सामने की गई। वो डॉक्यूमेंट उसने रिसीव करे, उनको जो है स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट बोल सकती है इन फॉर टेरिटरी शैल बी रिसीव्ड एज एविडेंस बाय कोर्ट होल्डिंग सच इंक्वायरी। भाई जो भी कोर्ट यहाँ पर इंक्वायरी होल्ड कर रहा है वो उनको एविडेंस के तौर पे ले सकती है इन सच केस इन विच सच कोर्ट माइट इशू अ कमीशन फॉर टेकिंग एविडेंस एज टू मैटर्स टू विच सच डिस्पोजिशन और एग्जिबिट्स। और अगर यहाँ का कोर्ट चाहे तो उसको एविडेंस, उस ऐसे एविडेंस को लेने के लिए, ऐसे डिस्पोजिशन को रिकॉर्ड करने के लिए, एग्जिबिट को देखने के लिए क्या कर सकते हैं? कमीशन भी इशू कर सकते हैं। ठीक है, मेरे समझ से ये बात आपको समझ में आ गई। भी बहुत आसान सी बात है। वहाँ के लोग जो है एविडेंस रिसीव कर लेंगे, आपको पहुँचा देंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट डायरेक्ट करेगी, ऑब्वियस सी बात है। और सेंट्रल गवर्नमेंट आपको डायरेक्ट करेगी कि वहाँ जो कॉपीज़ निकल करके आई हैं इन्हीं कॉपीज़ को आप एविडेंस के तौर पे शामिल कीजिए। ठीक है, एविडेंस के तौर पे देखिएगा ज़रा। इन केस ऑफ एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑफेंसेस अंडर सेक्शन 208, in case of extraterritorial offences, case of section 208, central government may direct that copies of disposition made or exhibit produced before judicial authority of that country और काउंसलर और रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिया। या तो जुडिशियल ऑफिसर के सामने वो लिए गए थे डॉक्यूमेंट्स और एग्जिबिट्स, वो एविडेंसेस और एग्जिबिट्स, या फिर किसी काउंसलर और रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिया के सामने वो लिए गए थे। shall be received as evidence by courts in India. वो इंडिया के द्वारा, इंडियन कोर्ट्स के द्वारा एविडेंस में लिए जाएंगे। अब देखो जरा जनरल रूल क्या बोलता है, मैं आपको बिल्कुल लास्ट बात के लिए लेके जा रहा हूँ, जो लास्ट इसके अंदर लाइन लिखी है, कोर्ट माइट इशू कमीशंस, इस पर मैं आपको लेकर के जा रहा हूँ। ये क्यों लिखा हुआ है? जनरली देखो एविडेंस कैसे लिए जाते हैं भाई, आप विटनेस को बुलाइए, विटनेस जो है टेस्टिमनी देगा और फिर उसके बाद में उसकी टेस्टिमनी को एग्जामिनेशन, क्रॉस एग्जामिनेशन करने के बाद फिर उसकी टेस्टिमनी पर रिलाई करें नहीं रिलाई करें वो अलग बात है। तो बोला गया ऐसे केसेस के लिए हम जो है ऐसे एविडेंस को नहीं लेंगे।
इस एविडेंस को जो जुडिशियल ऑफिसर ने वहां के रिकॉर्ड किया है या काउंसलर ने या रिप्रेजेंटेटिव है जो इंडिया का काउंसलर रिप्रेजेंटेटिव है, डिप्लोमेटिक रिप्रेजेंटेटिव है, उसने जो रिकॉर्ड किया है उसको हम एविडेंस के तौर पे लेंगे, लेकिन तब लेंगे जब ऐसे केसेस में इंडियन कोर्ट्स को यह पावर थी कि वो कमीशन इशू कर सकते हैं। बहुत बार क्या कोर्ट क्या होता है, कोर्ट खुद एविडेंस रिकॉर्ड नहीं करता है, वो कमीशन जारी कर देता है, वो कमीशन जाता है उस एविडेंस को रिकॉर्ड करता है और ला करके कोर्ट में सबमिट कर देता है। जैसे कि मान लीजिए कोई व्यक्ति बहुत बीमार है, वो कोर्ट आ ही नहीं सकता है, कोई ऐसा व्यक्ति है जिसकी प्रेजेंस बहुत, जिसका एविडेंस की जरूरत है और उसकी प्रेजेंस को सिक्योर नहीं किया जा सकता है, वो नहीं आ सकता है कोर्ट के सामने, बी इट ऑफ एनी रीजन, प्रेसिडेंट है, गवर्नर है। दिस टेस्टिमनी इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ऐसे केसेस में कमीशन जारी करके आप उसके पास पहुंचा देते हैं, वो कमीशन जाता है, एविडेंस रिकॉर्ड करके आता है वापस। तो ये जो हो रहा है, जुडिशियल ऑफिसर ने वहां रिकॉर्ड कर लिया, वहां के डिप्लोमेटिक या काउंसलर रिप्रेजेंटेटिव ने रिकॉर्ड कर लिया, तो उन्होंने क्या किया, रिकॉर्ड किया और यहां भेजा, यहां के कोर्ट ने उसको एविडेंस के तौर पे लिया, तो एक तरीके से ये कमीशन ही हुआ। तो भाई बोला गया कि आप एविडेंस में ले तो सकते हैं, इंडियन कोर्ट विल टेक इट एज एविडेंस, बट ओनली इन द केसेस जहां पर कोर्ट को यह पावर थी कि वो कमीशन इशू कर सकते थे। ऐसी चीजों के लिए अगर कमीशन इशू नहीं हो सकता है, भाई वो मेन विटनेस ही है, अक्यूज्ड ही है, अक्यूज की तो क्या है यहां पर एग्जामिनेशन होना जरूरी है, उसका एविडेंस जो है आप कमीशन पे रिकॉर्ड नहीं कर पाओगे। तो जिस केसेस में, जिन परिस्थितियों में आप कमीशन इशू कर सकते थे, एविडेंस को रिकॉर्ड करने के लिए आप कमीशन इशू कर सकते थे, उन्हीं केसेस में आप उस एविडेंस को रिकॉर्ड करोगे। ठीक है, शैल बी रिसीव्ड एज एविडेंस बाय कोर्ट इन इंडिया if in such case such court, such Indian court, बिल्कुल आप लिखो, if in such case such Indian court might issue commission for taking evidence, अगर आप उस एविडेंस को रिकॉर्ड करने के लिए कमीशंस जारी कर सकते थे, तो फिर उस एविडेंस को ऐसे सेंट्रल गवर्नमेंट के डायरेक्शन पर भी ले सकते हो, जो कि दूसरे जुडिशियल ऑफिसर ने, जो कि दूसरी कंट्री का जुडिशियल ऑफिसर है, उसने ले लिया था, या आपके रिप्रेजेंटेटिव जो थे, या डिप्लोमेटिक रिप्रेजेंटेटिव थे, या काउंसलर रिप्रेजेंटेटिव थे, उनने रिकॉर्ड कर लिया था। तो क्योंकि मैं वैसे भी कमीशन जारी कर सकता था उसके लिए, ये ऑलरेडी रिकॉर्डेड है, तो इसको फिर मैं एविडेंस में ले सकता हूं। हाँ, अगर मैं इस पर्टिकुलर एविडेंस के लिए कमीशन जारी नहीं कर सकता था, आई वॉज नॉट एम्पावर्ड टू इशू कमीशन फॉर द पर्पस ऑफ रिकॉर्डिंग दिस पर्टिकुलर एविडेंस, देन आई कैन नॉट टेक द एविडेंस विच इज डायरेक्टेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑल्सो। दिस क्लियर और नॉट? बात समझ आई या नहीं आई? 209 की बात आपको समझ आई या नहीं? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सभी को समझ आ गया है। So this is all that we have in this local jurisdiction। इंक्वायरी और ट्रायल का लोकल जुरिस्डिक्शन क्या होगा, क्या प्लेस ऑफ इंक्वायरी होगा, क्या प्लेस ऑफ ट्रायल होगा, वो हमने जो है यहाँ पर कम। अब जब हम ये समझ गए हैं, तो अब हमें वापस से उसी बात पर चलना है जो बात हमने पहले देखी थी। क्या देखा था पहले? कि भाई आप जो है फाइनल पुलिस रिपोर्ट सबमिट कर चुके थे अंडर सेक्शन 190 सबसेक्शन। अब उसके बेसिस पे कॉग्निजेंस कोर्ट के द्वारा लिया जाएगा। अब वो रिपोर्ट आपके समक्ष आ गई है। अब आप क्या क्या कर सकते हो उस रिपोर्ट के साथ में? फुल मैजिस्ट्रेट्स आपके सामने पुलिस रिपोर्ट ला के रख दी। अब उस पुलिस रिपोर्ट के बेसिस पे मैजिस्ट्रेट साहब क्या करें, जो मैजिस्ट्रेट साहब करेंगे उसी प्रोसेस को हमें अब आगे जानना है। उसमें से एक चीज़ होती है कि वो कॉग्निजेंस, आगे बढ़ेंगे तो कॉग्निजेंस लेंगे, आगे नहीं बढ़ेंगे तो कॉग्निजेंस नहीं लेंगे। इस बात को हमें जानना है। दैट वी विल स्टडी टुमारो, ये हम कल पढ़ेंगे। चैप्टर 15 जो है हम कल करेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंटरेस्टिंग और बहुत महत्वपूर्ण एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से।
ठीक है, कम प्रिपेयर टुमारो। कल क्या है, कल फ्राइडे है, फ्राइडे तो क्लास, तब क्लास होगी, बट मैं चाह रहा हूँ एक आध दिन हम 4 घंटे ही करीब करीब क्लास कर पाएँ, सैटरडे, बाय दी सैटरडे और संडे। आज की क्लास को लेकर के आपको कोई डाउट हो तो बता दीजिए ज़रा।